हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 7 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज न्यूज में है 7 दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे विद द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस की। बता दूं आपको, अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर से ज्वाइन करना, क्योंकि यहीं पे आपको मिलेंगी सारी अपडेट्स। ऑलराइट, चलिए। सिर्फ 173 डेज बचे हैं प्रीलिम्स में। ओके, 2023 वाले जो भी लोग हैं अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनके लिए एक बिग 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 अलर्ट है। देखो, 2022 का कल ही रिजल्ट आया मेंस का, और आप लोगों को पता होगा कि कुछ 2,500 लोगों का सिलेक्शन हुआ है मेंस में। तो देखो, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयां। ओके, एंड आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि जिन भी लोगों का मेंस में सिलेक्शन हो गया, मेंस क्लियर कर लिया है, आप लोग अगर चाहते हो इंटरव्यू गाइडेंस किसी भी तरह की, तो वी हैव अ ग्रुप, एन इंटरव्यू ग्रुप, जिसमें कि सिलेक्टेड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं। इफ यू वांट दैट गाइडेंस, प्लीज कनेक्ट विद मी थ्रू मेल और थ्रू टेलीग्राम, एंड आई कनेक्ट यू विद दोज पीपल। ओके, जो आपको गाइड कर पाएंगे। ऑलराइट, तो द ऑलरेडी पीपल जो सर्विस में हैं वो आपको गाइड करेंगे इसके लिए। एंड वो लोग जिनका मेंस नहीं निकला है, तो निराश मत हो, ठीक है। डिसअपॉइंट हो सकते हो लेकिन डिसहार्टन नहीं होना है। ओके, हमें अपने लक्ष्य से फिरना नहीं है, डाइवर्ट नहीं होना है। हाँ, ब्रेक जरूर लो, क्योंकि आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन डिसहार्टन नहीं होना है। ओके, चलिए। टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी सेज विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट से आप नहीं जीत पाओगे। आर्ग्यूमेंट से क्या ही होता है, ठीक है, बातचीत करने से कुछ नहीं होता जब तक आप कुछ एक्शन नहीं करते। तो अगर जीतना चाहते हो तो एक्शन करो, अपने बिहेवियर में उन चीजों को लाओ। जो भी आपका ड्रीम है उसको फुलफिल करना है तो एक्शन करो, सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज का पहला आर्टिकल है अबाउट कंगारू कोर्ट्स। ये कंगारू कोर्ट्स ने फिर कहीं ना कहीं बवाल मचाया है। एक और स्टोरी सामने आई है कि यहाँ पे दो लोग जो कि एक कपल हैं, शादीशुदा हैं, दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दोनों ने लव मैरिज करी है। दोनों की फैमिलीज को कोई एतराज नहीं है, लेकिन यहाँ पे दुनिया को, समाज को बचाने के लिए एक कंगारू कोर्ट ने जन्म ले लिया है, जिनका मानना यह है कि ये इस तरह के कपल्स जो लव मैरिज कर रहे हैं वो सोसाइटी के अगेंस्ट है, सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। ऐसे में तो सोसाइटी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो समझ रहे हो ना। तो इस तरह के कंगारू कोर्ट्स क्या है ये बताऊंगी, लेकिन कहानी क्या है। तो एक पर्सन है प्रदीप, उन्होंने अपनी जो भी पर्सन थी जिनको वो पसंद करते थे, शादी कर ली दोनों ने, और दोनों की फैमिलीज को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कम्युनिटी हेड जो है वो बार बार यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इकट्ठा कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। इन्होंने इनको बोला है कि भाई आप दोनों ने सही नहीं किया है, और यहाँ पे आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी 25,000 रुपए की। तो अब कुछ नहीं करा, 25,000 रुपए इन लोगों ने भरे हैं, ठीक है। तो गवर्नेंस से कनेक्ट कर सकते हो। कंगारू कोर्ट है क्या एग्जैक्टली तो देखो, कंगारू कोर्ट का मतलब होता है एक अनऑफिशियल कोर्ट। अनऑफिशियल कोर्ट जिसको कि कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो है, ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो मैनेज करते हैं। और ये जो है किसी भी पर्सन को गिल्टी ठहरा सकता है, दोषी ठहरा सकता है, बिना किसी एविडेंस के। ओके, तो मोस्टली देखा जाता है कि इस तरह के जो कोर्ट्स हैं बायसनेस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, या स्टीरियोटिपिकल होते हैं, स्टीरियोटाइप्स पे बेस्ड होते हैं, या फिर ये काफी अनफेयर होते हैं, ये ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये जो है, जो एक्नॉलेज स्टैंडर्ड्स हैं हमारे लॉ के, हमारी जस्टिस के, जो भी एक्नॉलेज स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी हमारे लेजिस्लेशन है, उनको किसी को भी मानते नहीं है, ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं करते। और पहला कंगारू कोर्ट यूएस में बना था 1849 में, और इसका पहला मेंशन 1853 वाली बुक में मिलता है। इसकी यहाँ पे रेलेवेंस, यहाँ पे या इररेलेवेंस कह लो, ये है कि जुडिशरी की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन करता है, और खुद से जुडिशरी बनने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे चैलेंज जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज है, और ये जाता है अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। ओके, तो देखो, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आप लोगों ने खाप पंचायत के बारे में सुना होगा। खाप पंचायत को तो फिर भी कहीं ना कहीं रेगुलेट कर लेती है गवर्नमेंट, लेकिन खाप पंचायत को आप कंसिडर कर सकते हो कंगारू कोर्ट के फॉर्म में। कैसे? जब देखो, खाप पंचायत से के बारे में आपने सुना होगा, हरियाणा में इनका नाम बड़ा खराब है, कि अगर कोई दो लोग आपस में शादी करना चाहते हैं, हो सकता है सेम गोत्र के हों, अलग अलग कास्ट या अलग अलग रिलीजन के हों, तो ये खाप पंचायत मानती है कि ये सही नहीं हो रहा, ये ऑनर को हमारे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह के कपल्स को बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है, आप लॉ के बेसिस पे काम नहीं कर रहे, आपने चार लोगों का ग्रुप बनाया, आप जज बन गए। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन कंगारू कोर्ट्स इससे भी वाइडन है, ठीक है, क्योंकि खाप पंचायत तो फिर भी रेगुलेटेड होती हैं।
कंगारू कोर्ट के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। जैसे होता है ना, कॉलोनी में आप जा रहे हो, कॉलोनी की 4 आंटियां मिलके आपके ऊपर जजमेंट पास करने लग गए कि कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे लोगों के साथ घूमते हो एंड सो ऑन। तो ये 4 लोगों ने मिलकर अपने जजमेंट्स आपके ऊपर पास करना शुरू कर दिए, और ऐसे जजमेंट्स जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, जो आपको गिल्टी ठहरा रहे हैं, आपको पीनलाइज कर रहे हैं, तो ये जो चीज है ना, ये भी कंगारू कोर्ट ही है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो फ्रेज है कंगारू कोर्ट, इसको यहाँ पे यूज किया गया अगेंस्ट द जुडिशियल सिस्टम। तो आप देखते हो जुडिशियल सिस्टम में प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू जजमेंट आते हैं। ओके, और यहाँ पे कंगारू कोर्ट में क्या होता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, जो पहले से आपने सोच रखा है, स्टीरियोटाइप्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप जजमेंट दोगे, इसीलिए जजमेंट भी प्री डिटरमाइंड होता है, ठीक है। कोई एविडेंस वगैरह की यहाँ पे बात होती नहीं है ज्यादा। इसके अलावा ये सेल्फ अपॉइंटेड होता है कि किसी ने इनको अपॉइंट नहीं किया, ये खुद ही बन जाते हैं जज। ओके, और एक मॉक कोर्ट खड़ी कर देते हैं, जिसमें इन्होंने कोई भी पर्सन जो है उसको यहाँ पे डिसलॉयल, उसको यहाँ पे गिल्टी ठहरा सकते हैं। कंगारू कोर्ट जो है यहाँ पे स्टैलिन के एरा से शुरुआत हुई थी, स्टैलिन के एरा में भी कॉमन था बहुत। ओके, और इनको मॉस्को ट्रेल्स कहा जाता था। अब देखो यहाँ पे कंगारू कोर्ट के बारे में, ये देख रहे हो, ये एक कार्टून है जिसमें कंगारू, ये कंगारू है, और यहाँ पे इसके साथ ये जुड़ा हुआ एक आदमी है जिसको इसने गिल्टी कह दिया है। और इसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, इस कंगारू कोर्ट को, कि भाई एक्चुअल में इसकी गलती है कि नहीं। अगर इसकी गलती नहीं हुई और फिर भी इसको गिल्टी ठहरा दिया गया तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज। इसी के बारे में हमारे सीजीआई जो है, फॉर्मर सीजीआई, उन्होंने भी एक बात कही थी, एनवी रमन्ना जी ने, कि अभी आजकल ना मीडिया ट्रायल्स बहुत हो रहे हैं, मीडिया ही फैसला सुना देती है। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हुआ था उनकी गर्लफ्रेंड के साथ। ओके, तो मीडिया ही आपको फैसला सुना देती है, यहाँ पे मीडिया खुद एक कंगारू कोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। ओके, अच्छा, इसका नाम कंगारू क्यों रखा गया है, क्योंकि कंगारू को आपने देखा होगा कैसे हॉप करता है, एक साइड से डायरेक्टली दूसरी साइड पे हॉप करता है, वैसे ही ये कंगारू कोर्ट्स जो है ना, ये रूल ऑफ लॉ को हॉप कर दे रही हैं, यानी कि इसको मिस करके वापस दूसरी जगह पे बढ़ जा रही हैं, और जो पावर इनके पास है नहीं, जुडिशियल पावर, उसको एक्सरसाइज ये कर रही हैं, ठीक है, और वो भी गलत तरीके से। देन कम्स आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज रिगार्डिंग टेरर फाइनेंसिंग। तो टेरर फाइनेंसिंग को हमको कर्व करना पड़ेगा, ये कहा है हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी ने। कहाँ पे, सेंट्रल एशिया और इंडिया की समिट में। तो यहाँ पे हमारे एनएसए कहते हैं सेंट्रल एशिया और इंडिया की समिट हो रही थी, इसमें ये कहा कि भाई अफगानिस्तान में जो भी टेरर फाइनेंसिंग हो रही ना, उसको हमको रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अफगानिस्तान में अभी हालत बहुत खराब है, यहीं से सारा टेररिज्म फैल रहा है, ठीक है। आपको हमने कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज भी डिस्कस करी थी कि हमारे कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान में पहले जो टेररिस्ट ग्रुप थे उनको शिफ्ट कर दिया गया अफगानिस्तान की तरफ, क्योंकि अब तो अफगानिस्तान में कुछ बचा नहीं है ना, तालिबान आ गया है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान को फिर से ठीक करने के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए, ये सभी चीजों के लिए इंडिया ने एक स्टैंड उठाया है, और इंडिया ने बोला है कि भाई अफगानिस्तान में जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है इसको रोकना पड़ेगा। ओके, और ये जो है अफगानिस्तान को अगर हमको ठीक करना है, तो अफगानिस्तान के लिए हमको कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। मेजर्स ये लेने पड़ेंगे कि इसकी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी का सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज कि इसको ईरान के थ्रू कनेक्टिविटी एक प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो देखो, ये टेरर फाइनेंसिंग क्या होता है, टेरर फाइनेंसिंग का मतलब है वो सारे मीन, वो सारे मेथड्स जिनके थ्रू आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ पैसे के तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे मदद कर रहे हो। ओके, ये जो मनी है ये लेजिटिमेट सोर्सेज से भी आ सकती है, यानी कि मान लो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इन्होंने अपना कोई बिजनेस खोल रखा है यहाँ पे, ठीक है, कोई शोरूम खोल रखा है, कपड़ों की दुकान खोल रखी है, और इससे अगर ये पैसा कमा रहे हैं तो ये तो लीगल तरीका हो गया, ठीक है, लेजिटिमेट सोर्स हो गया। लेकिन दूसरा तरीका इलेजिटिमेट भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि कैसे, ट्रैफिकिंग करके, यहाँ पे ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, पीपल की ट्रैफिकिंग करके, किडनैपिंग वगैरह, एक्सटॉर्शन करके, ये सब करके भी आप पैसे कमा सकते हो टेरर एक्टिविटीज के लिए, और ये जो है इलेजिटिमेट तरीके हैं। ओके, पाकिस्तान के ऊपर बार बार आरोप लगता है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा टेररिस्ट फंडिंग करता है, और इसीलिए आप देखते हो पाकिस्तान को बार बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। ओके, ऑलराइट। इसके अलावा दूसरी चीज, सेंट्रल एशियन, इंडिया और सेंट्रल एशिया की यहाँ पे ये समिट थी ना, तो सेंट्रल एशिया की लोकेशन जरा देख लो। ये है हमारा सेंट्रल एशिया, इसमें यहाँ आता है हमारा इंडिया, इंडिया के बाद आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आता है अफगानिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। आज का क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, मुझे बताना फर्स्ट कि साउथ टू नॉर्थ अगर मुझे इन 5 कंट्रीज, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तजाकिस्तान, इन 5 कंट्रीज के कैपिटल्स को मुझे साउथ टू नॉर्थ जमाना है, तो मैं कैसे जमा सकती हूँ। और दूसरा क्वेश्चन मुझे बताना कि इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज एससीओ का हिस्सा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड बैंक रेजेस इंडिया ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 6.9%। ओके,
तो वर्ल्ड बैंक ने बीच में हमारे इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है, उसको पहले फोरकास्ट को नीचे कर दिया था, लेकिन अब फिर से बढ़ा दिया है। तो पहले फोरकास्ट हमारा 6.5% कर दिया था वर्ल्ड बैंक ने, अभी 6.9% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि इंडिया में भी सारी जो क्राइसिस वाली सिचुएशन आई हुई है इकोनॉमिकली, वो इंडिया में भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इंडिया में अच्छी बात ये है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के बाद भी अभी अपने आप में इंडिया की इकोनॉमी रेजिस्टेंट है, रिजिलियंट है। ओके, तो बाहर के चेंजेस से बहुत ज्यादा अफेक्ट इसको नहीं हो रहा है, ये चीज कहना है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग अपटर्न्स जो है वो आने वाले देखने को मिल सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी रिमार्केबली रिजिलियंट है अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, और मैक्रो इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स हैं उनको काफी स्टेडी ग्रोथ पे रखा हुआ है इंडिया ने। ओके, और इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी भी काम कर रही है, ग्रीन इकोनॉमी के सेक्टर्स में काम किया जा रहा है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो इंडिया की ग्रोथ है, ये स्लोअर ग्रोथ जो मेजर इकोनॉमीज में स्लोअर ग्रोथ हो रही है उससे अफेक्ट जरूर हुई है, लेकिन इंडिया जो है एक इमर्जिंग मार्केट है और यहाँ पे इसकी ग्रोथ रिजिलियंट है, यानी कि ज्यादा दूसरों से अफेक्ट नहीं होती है। ओके, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट जो है वो वाइडन होगा, ये कहना है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का। इसके अलावा यहाँ पे हाई ऑयल प्राइसेस होंगे, गुड्स एंड एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट होगी कि मॉडरेट रहेगी, और कुछ ना कुछ यहाँ पे सर्विस एक्सपोर्ट्स में भी ऑफसेट देखने को मिल सकते हैं। फॉरेक्स रिजर्व हमारे डाउन जाएंगे 10% से, ये कहना है वर्ल्ड बैंक का। इसके अलावा एडिक्वेट बफर हमको रखना चाहिए, और हमारे पास रहेगा भी ग्लोबल स्पिलओवर्स के टाइम पे, यानी कि कोई भी ग्लोबल इशू आता है, ठीक है, कोई ग्लोबल क्राइसिस आ गया, तो ऐसे में भी इंडिया के पास कुछ ना कुछ यहाँ पे बफर्स रहने चाहिए। ओके, ये था पूरा आर्टिकल। वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ चीजें, वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर्स हैं। ये यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप है, 5 इंस्टीट्यूशन इसके अंदर काम करते हैं। ओके, और सभी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज साथ में मिलकर इसके अंदर काम करते हैं। ओके, ये जो बैंक ग्रुप है ये अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर्स के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ काम करता है ओवर वेरियस इशूज। तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ बैंक है तो सिर्फ बैंक का ही इकोनॉमिक्स का ही काम करेगा। क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, इन सभी के बारे में बात करता है ये वर्ल्ड बैंक। ओके, देन बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, तो इसमें 5 बॉडीज हैं। कौन कौन सी? एक है आईबीआरडी, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक और फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चौथा है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एंड लास्ट है इंटरनेशनल कोर्ट फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ओके, तो देखो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है, पांचों के बारे में बता देती हूँ। आईबीआरडी जो है ये लोन्स देता है, क्रेडिट्स देता है, ग्रांट्स देता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है ये लो इंटरेस्ट या नो इंटरेस्ट ग्रांट्स देता है लो इनकम कंट्रीज को। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है इन्वेस्टमेंट देता है, एडवाइस देता है, असेट मैनेजमेंट करता है कंपनीज की। ठीक है, इसके अलावा मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी जो मीगा है, ये क्या करता है, लेंडर्स और इन्वेस्टर्स को बताता है कि कितनी पॉलिटिकल रिस्क किसी भी चीज को लेकर है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स या इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, हाउ ट्राई इज प्रपोजिंग टू हेल्प कॉलर्स आइडेंटिफाई स्पैमर्स। तो देखो आप लोगों को पता होगा, जब भी कोई कॉल आता है आपके फोन पे तो आपको सिर्फ उसका नंबर दिखता है। ठीक है, नंबर दिखता है। अगर आपने ट्रू कॉलर जैसी एप्स यूज करी होंगी तो आपको यहाँ पे सिर्फ नंबर नहीं, उस पर्सन का नाम भी दिखता है। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन होता है उठाना या नहीं उठाना। अभी तक क्या होता था, हमको ये थर्ड पार्टी एप्स डाउनलोड करनी पड़ती थी, ट्रू कॉलर और इस जैसी, ठीक है, जिससे कि हमको नाम पता चल जाए। ट्राई का कहना है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि भाई टेलीकॉम प्रोवाइडर्स जो हैं ये सर्विस भी प्रोवाइड करें कि नाम पता चल पाए। ठीक है, उससे क्या होगा कि एक तो फ्रॉड कॉल्स जो हैं वो नहीं हो पाएंगे। आजकल आप देख रहे हो कितने साइबर क्राइम्स अटैक्स बढ़ गए हैं, तो वो नहीं हो पाएंगे। और किसी भी पर्सन को अगर जैसे होता है ना कि कई बार मुझे अननोन नंबर से कॉल आ रहा है तो मुझे लगता है ये तो कंपनी का कॉल होगा या फिर कोई टेलीकम्युनिकेशन का कॉल होगा, तो मैं क्या करती हूँ, उठाती नहीं हूँ। हो सकता है कि वो कॉल इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, लेकिन मैं उठाती नहीं हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कंपनी का है और मुझे बताने के लिए कोई नहीं है कि ये कंपनी का कॉल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे इस तरह का एक कॉलर आइडेंटिफायर की बात करने जा रहे हैं हम। ओके, तो देखो क्या है ये, ट्राई जो है उसने बताया कि हम कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन फीचर लाने वाले हैं, CNAP, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन फीचर, जो कि क्या करेगा, जैसे ट्रू कॉलर है या भारत कॉलर है, इनके जैसे आपको नाम बता देगा कि जो भी पर्सन आपको कॉल कर रहा है वो कैसे कॉल कर रहा है, कौन है जो कॉल कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अभी देखो कई सारे रिस्क बढ़ गए हैं, जैसे जैसे फोन्स का यूज बढ़ रहा है, तो कई सारे स्पैम्स आपके साथ हो सकते हैं, कई सारे आराम से क्रिमिनल अटैक्स हो सकते हैं, उससे बचना है अगर तो आपको ये काम आएगा। ओके, इसके अलावा कई सारे कंसर्न है प्राइवेसी के बारे में।
भाई जो कॉल कर रहा है उसका तो नाम क्लियरली विजिबल हो रहा है ना, तो यहाँ पे वो पर्सन नहीं चाहता कि उसका नाम इस तरह से विजिबल हो, और इसीलिए उसको प्राइवेसी के इश्यूज हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल 21 भी आ जाता है पिक्चर में, ओके। और आर्टिकल 21 जो है वो कहता है राइट टू प्राइवेसी। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर है वो कह रहा है मेरा तो राइट टू प्राइवेसी, आप कैसे मेरा प्राइवेसी छीन रहे हो। तो यहाँ पे टेली मार्केटर्स जो हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको यहाँ पे प्रमोशनल नंबर्स जो हैं उनको पहली चीज तो ये बोलनी चाहिए प्रमोशनल नंबर्स को के लिए रजिस्टर करो, जो भी टेली मार्केटर्स है। लेकिन देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी बहुत चालाकी चलती है, टेली मार्केटर्स जो है वो अपने इंडिविजुअल नंबर से ही बातचीत करते रहते, तो पता नहीं चलता कि कौन सी कंपनी का या कौन सा फ्रॉड कॉल आ रहा है, कौन सा स्पैम कॉल आ रहा है, पता नहीं चलता, ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल। ट्राई के बारे में जान लो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 में बनी है, और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू बनी है। टेलीकॉम बिजनेस का इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है ये। इसमें एम यही है कि टेलीकॉम सर्विसेज को रेगुलेट किया जाए, फिक्स किया जाए टैरिफ वगैरह को, ओके। जो भी इश्यूज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में रिगार्डिंग टेलीकॉम उसको रिजॉल्व किया जाए। इसके साथ में कुछ मिशन जो है टेलीकॉम टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, ये कि हमारी कंट्री को हमको इनेबल करना है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी में। साथ में ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस जो है वो भी ये बार बार देती रहती है ट्राई, ठीक है, कि कैसे टैरिफ रखनी है, कैसा इंटरकनेक्शन रखना है, कैसा डीटीएच रखना है एंड सो ऑन। तो ट्राई जो है वो फिक्स कर सकती है या रिवाइज कर सकती है जो भी टैरिफ टेलीकॉम सर्विसेज ने, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने अगर कोई टैरिफ आपको बताया है, तो आप जो ट्राई है उसको फिक्स कर सकती है, मैनेज कर सकती है, ओके। बात करते हैं इसके फंक्शंस की, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसका सबसे बड़ा फंक्शन है। देन इको इंश्योर क्वालिटी ऑफ सर्विस, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर इंश्योर करेंगे तो उसके लिए ट्राई की जरूरत पड़ेगी। अफोर्डेबल टैरिफ के लिए, इंटरकनेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, इन सभी के लिए ट्राई की जरूरत पड़ती है, ओके। देन बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, युआन वांग 5 सर्विलेंस वेसल ऑफ चाइना री एंटर्स इंडियन ओशन। आईआर से कनेक्ट कर सकते हो इसको। हुआ क्या है, मुद्दा ये है कि युआन युआन वांग 5 जो है ये पहली बार, चाइना की जो शिप है ये पहली बार इंडियन ओशन में नहीं आ रही। इससे पहले भी अभी कुछ महीने पहले श्रीलंका के पास में इंडियन ओशन में आ रही थी युआन वांग 5, ओके। और अभी इंडियन ओशन में फिर री एंटर होता हुआ इसको देखा गया है। तो देखो यहाँ पे ये युआन वांग 5 क्या है इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि इंडियन ओशन रीजन में देखी जा रही है युआन वांग 5, और ये जो है पैरेलल में है। एक टाइम हमारा अभी ऐसा चल रहा है कि अभी हम यहाँ पे कुछ कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं, इंडिया मिसाइल लॉन्च करने वाला है, और शायद ये अग्नि 5 मिसाइल है, ठीक है। इसके बारे में कंफर्म अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अग्नि 5 मिसाइल हो सकती है, और उसके ऊपर एक ट्रैक रखने के लिए युआन वांग 5 जो शिप है उसको यहाँ पे उतारा गया है। तो देखो क्या है ये युआन वांग 5, इस तरह की दिखती है, और ये देख रहे हो ये एंटीना है। ये एंटीना जो है ये सैटेलाइट से डाटा कैप्चर करते हैं, ठीक है। ये क्यों बताया, बताती हूँ। तो युआन वांग 5 जो है ये थर्ड जनरेशन साइंटिफिक रिसर्च शिप है युआन वांग सीरीज की, जो कि चाइना ओन करता है, ओके। इसके अलावा ये जो शिप है इसमें मॉनिटर सैटेलाइट होती है, रॉकेट होता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है, डुअल यूज की स्पाई शिप है, लेकिन है स्पाई शिप, यानी कि जासूसी करने के लिए शिप को लाया गया है। शिप जो है इसे चाइना यहाँ पे यूज कर रही है। कहा ही जा रहा है कि सैटेलाइट डाटा को कंट्रोल कर रही है, और साथ में जो इंडियन ओशन रीजन है उसका कुछ पार्ट पे अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना चाहता है यहाँ पे चाइना। इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, इंडिया ने तो बोला है बिल्कुल गलत बात है, चाइना अपनी वेसल विजिट जो है वो हमको बता के करे, ऐसे कैसे कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये, और दूसरा शिप का जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसको लेकर भी इश्यूज यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे क्या क्या कैरी करके आई है ये शिप, नहीं पता किसी को भी, ओके। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू इज रिगार्डिंग जुडिशियल पेंडेंसी। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर, उन्होंने ही खुद ही कहा है कि हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है इसमें 5 करोड़ लोगों की, 5 करोड़ यहाँ पे पेंडेंसी है, 5 करोड़ केसेस की, और कैसे रिजॉल्व होंगे। तो इनका कहना है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। मेन इनका कहना है ये 5 करोड़ जो पेंडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, 5 करोड़ जो पेंडिंग केसेस हैं, उसमें से मेजोरिटी केसेस जो पेंडिंग है वो हैं लोअर कोर्ट्स के या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के। इसमें हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट के कम ही यहाँ पे इश्यूज हैं, पेंडिंग यहाँ पे केसेस हैं। तो लोअर कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ही ज्यादातर यहाँ पे पेंडिंग केसेस हैं, और जो कि 5 करोड़ के आसपास हैं, ओके। तो इसीलिए
किरण रिजिजू जो जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हमको सुधारने की ज़रूरत है और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि पूरा का पूरा अगर आप सिस्टम देखोगे उसको इंक्लूसिव बनाने की, डेवलप्ड बनाने की, अफोर्डेबल बनाने की ज़रूरत है हमें जुडिशियल सिस्टम को, ओके। अच्छा, इसमें देखो कैसी पेंडेंसी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट डाटा ये जो बोलता है 4.7 करोड़ केसेस पेंडिंग है अभी आज के टाइम पे अलग-अलग कोर्ट्स में। इसमें से 87.4% कोर्ट केसेस जो पेंडिंग हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के हैं। ओके, इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट का भी कुछ-कुछ डाटा है, चाहो तो पढ़ सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे क्या रीजन है क्यों इस तरह की पेंडेंसी जमा हो रही है, तो पहला रीजन है कि शॉर्टेज बहुत है, जजेस की शॉर्टेज बहुत है और इसीलिए एक जज को ज्यादा ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो शॉर्टेज के कारण ये इशू हो रहा है। दूसरा इशू है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तीसरा इशू है कोरोना वायरस पेंडेमिक आया था, ठीक है, तो पेंडेमिक आया था तो इसीलिए भी सारा काम ढीला हो गया था। ओके, और यहाँ पे कोर्ट्स डिजिटल हुए लेकिन अभी भी यहाँ पे उतना डिस्पोजल रेट स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। ओके, तो कोविड के कारण एक तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोविड के कारण ही पेंडेंसी बढ़ी है। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे जो शॉर्टेज है जजेस की उनके कारण ये पेंडेंसी बढ़ी है। और इंडिया में ये पेंडेंसी को रोकने के लिए क्या हो रहा है, तो एक नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी बनाई गई है 2010 की, जो ये कहती है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म करे इफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल लिटिगेंट को। तो यहाँ पे बेसिकली जो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है 2010 की, उसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एक इफिशिएंट और एक इन्फॉर्म्ड लिटिगेंट के फॉर्म में सामने आए, क्योंकि कई सारे केसेस आप देखते हो जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना इन्फॉर्म कर दे यहाँ पे कोर्ट में जो भी है। ओके, दूसरी चीज है स्टेट लिटिगेशन पॉलिसीज जो है उनको फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए, लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम क्रिएट किया जाना चाहिए सो दैट केसेस को ट्रैक किया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसे एडवाइस की है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को, कि जो क्रिमिनल्स को 6 महीने की या उससे ज्यादा की सजा मिली है या 1 साल की सजा मिली है, उनको सोशल सर्विस ड्यूटीज भी दी जानी चाहिए। ओके, यानी कि सोशल सर्विस ड्यूटी दो। इस जैसे आपने देखा होगा कई सारे जो क्रिमिनल हैं या जो छोटा मोटा क्राइम करते हैं उनको जेल में भेज दिया जाता है, जेल में ना भेजकर उनको कुछ सोशल सर्विस ड्यूटीज देनी चाहिए जिसके थ्रू उनकी जो अकाउंटेबिलिटी समाज की तरफ बढ़े। तो इस तरह से हम पेंडेंसी जो है अपने केसेस की वो कम कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू है अबाउट डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है उन्होंने बोला है कि हम भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज नहीं करेंगे। तो मोनेटाइजेशन के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रही है और ऐसे में इसकी बात की गई थी कि भारत नेट को भी मोनेटाइज करेंगे लेकिन नहीं किया गया। तो देखो सबसे पहली बात, भारत नेट क्या है। भारत नेट जो है एक फ्लैगशिप मिशन है जो कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क ऑफ लिमिटेड में आता है, बीएसएनएल में आता है। भारत नेट ओके फ्लैगशिप मिशन है जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह भी काम करती है कंपनीज एक्ट में। काम इसका ये है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कि जो पहले देखो ये पहले ना एक मिनिस्ट्री हुआ करती थी कम्युनिकेशन एंड आईटी की, इसको डिवाइड कर दिया गया, बाइफोकेट कर दिया गया, कम्युनिकेशन की अलग, आईटी की अलग। और आज की डेट में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, इसके अंदर इसको भारत नेट को भी हम कर रहे हैं कवर। भारत नेट में होगा क्या कि रूरल एरियाज में आप देख पाओगे, रूरल एरियाज में आपको टेलीकॉम सर्विसेज मिल पाएंगी। ओके, तो इसके अलावा दूसरा है मोनेटाइजेशन। तो मोनेटाइजेशन क्या होता है, तो मोनेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू राइट्स जो है किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी को दे रही है कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। तो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन पीरियड के लिए यहाँ पे ये रेवेन्यू राइट्स जो है किसी और प्राइवेट कंपनी को दिए जा रहे हैं। और देखो आर्टिकल यही था कि यहाँ पे जो भारत नेट है इसको मोनेटाइज नहीं किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ओके, तो याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किसके अंतर्गत आता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। आज का एडिटोरियल जो है दिस इज अबाउट सिनेरियोज फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो इंडिया और वर्ल्ड के बारे में सिनेरियोज बताए हुए हैं, इकोनॉमी से कनेक्ट कर सकते हो। बस इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि देखो जब भी कोई इकोनॉमी के लिए प्रिडिक्शन करता है ना, तो उसके पीछे कई सारे इकोनॉमिस्ट रहते हैं, रिसर्चर्स रहते हैं। जैसे ब्रिक्स के बारे में बताना था तो कई सारे इकोनॉमिस्ट साथ में आए थे। वैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बताना है, सब लोग साथ में आ रहे हैं। चाइना के बारे में बताना है, सब लोग साथ में आ रहे हैं। ओके, तो बेसिकली कहा यह गया है कि कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेना होता है या प्रिडिक्शन करना होता है तो सही सारे के सारे इकोनॉमिक्स साथ में जरूर आते हैं, लेकिन अभी भी ये सोशल इश्यूज को, सोशल कंडीशंस को और डोमेस्टिक पॉलिसीज को कवर नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इंडिया के लिए 3 सिनेरियोज बताए गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से। पहला है बॉली वर्ल्ड वाला।
बॉलीवुड जैसे बॉलीवुड है ना, वैसे ही बॉलीवुड है, जो सबसे ऊँचा सितारा बोलते हैं ना, चमकने वाला सितारा। तो बॉलीवुड वाले सिनेरियो में ये माना जाता है कि इंडिया तो बहुत फ़ास्ट ग्रोइंग, फ़ास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, जहाँ पे इतने सारे लोग भी, इसके पास यूथ पॉपुलेशन भी है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिखाया जाता है, अब इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे एड्रेस हो रही हैं, ओके? दूसरा सिनेरियो ये है कि अटकता भारत। अटकता भारत जो है, ये दूसरा सिनेरियो जिसमें इनइक्वालिटी को फोकस किया गया है कि भाई इनइक्वालिटी बहुत है हमारे समाज में। और तीसरा है चेंजिंग भारत, ठीक है? चेंज यानी कि किस तरह का चेंज हमारे देश में आना चाहिए। तो वो चेंजिंग थ्योरी है कि हमारी जो वुमेन हैं उनको क्या राइट्स मिलने चाहिए, लोकल लीडर्स जो हैं उनको क्या राइट्स मिलना चाहिए, एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये हो रही है कि अभी हम G20 को लीड कर रहे हैं, G7 को लीड करेगी यहाँ पे जर्मनी, और यहाँ पे हम ग्लोबल फाइनेंसेस का ग्लोबल फाइनेंसेस का यहाँ पे एडवांटेज उठा सकते हैं और इसको अपने लिए यूज कर सकते हैं, सो दैट ये जो नेगेटिव है ना हमारे पर्सपेक्टिव के बारे में, वो हट जाए। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन आज का ये है। मैंने आपको बताया भी है कि मैं हर रोज सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन एनालाइज करूंगी, ठीक है? खुद से आपको मैं एक वॉइस नोट के थ्रू रिव्यू दूंगी आपके आंसर का। तो अगर आप चाहते हो मेंस की तैयारी करना, क्योंकि मुझे लगता है 31 जनवरी तक आपको कर लेनी चाहिए मेंस की तैयारी, तो आप अपना आंसर लिख के जरूर से टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना। आई इवेल्युएट द फर्स्ट 4 कॉपीज। ओके, सो दैट वाज ऑल आज के लिए। मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में, तो आप उनका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।